दोस्तों, अगर आप कोई परीक्षा देते हैं और उसका परिणाम आता है और उस परिणाम में कहा जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आप इस भर्ती के लायक नहीं हैं या आपको यह लिखा हुआ मिले एनएफएस हैं आप, तो एनएफएस का मतलब है नॉन फाउंड सुटेबल। आप उस भर्ती के लायक ही नहीं हैं। अगर ये कह के एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लोगों को आज की भर्तियों में मना किया जा रहा है तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है जो सड़कों से उठ करके अब पहुंच चुका है संसद तक। और संसद की जब मैं बात करता हूं तो संजय सिंह जो कि आप पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से रखा है। साथ ही साथ संजय यादव जो कि बिहार के एक सांसद हैं, इन्होंने भी इस बात को संसद में बहुत गंभीरता से रखा है और इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि अगर हम इस व्यवस्था को आज भी नहीं सुधारते हैं तो आगे चल के हमें इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए इस व्यवस्था को सुधारने में कहीं से भी सहायक नहीं होंगे। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आप अभी ट्विटर पे चले जाएं तो ट्विटर पे तमाम आप लोग को ट्वीट मिल जाएंगे जिसके हजारों लाखों रीट्वीट्स हैं। तो क्योंकि ये मुद्दा एक्चुअली में बहुत गंभीर है। और आज जो मैं आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने आंकड़े दूंगा, उन आंकड़ों को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी क्योंकि वो आंकड़े सच में बहुत भयावह हैं, बहुत डराने वाले हैं। और ये आंकड़े तब हैं जब हमें आजाद हुए लगभग 80 साल होने वाला है। और अगर हम आजादी के 80 साल के बाद भी वही व्यवस्था चला रहे हैं जो हम आजादी के समय पे चला रहे थे तो शायद हमें सोचने की जरूरत है। तो चलिए आपके सामने मैं एक एक करके आंकड़ा लेकर आता हूं, लेकिन उस आंकड़े को लाने से पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा और आपका विचार जानना चाहूंगा। अगर मान लीजिए राजनेता बनने के लिए या नेता नगरी में आने के लिए भी कोई परीक्षा कराई जाती और परीक्षा कराने के बाद जब परिणाम घोषित किया जाता और उसके आगे लिखा होता एनएफएस, जैसे प्रधानमंत्री के लिए एग्जाम कराया जाता, परीक्षा होती और एनएफएस लिख के आता, तो शायद आज मोदी जी भी नॉन फाउंड सुटेबल पाए जाते। गृह मंत्री जी जो हमारे अमित शाह हैं, ये भी नॉन फाउंड सुटेबल पाए जाते। और सबसे अच्छी बात जानते हो आप, अच्छी बात क्या, आप ये जो चारों फोटो मेरे सामने देख रहे हो, ये खुद ओबीसी हैं लेकिन ये किसी सरकारी नौकरी की तो परीक्षा दे नहीं रहे हैं। इसका मतलब नौकरी करने के लिए तो आपको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है और आप लायक तब भी नहीं है। लेकिन अगर आपको नेता नगरी में जाना है, नेता बनना है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई शून्य भी होगी तो भी आप वहां पर सुटेबल कैंडिडेट, लायक कैंडिडेट पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने भी एक टिप्पणी की है। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सबने सुना होगा। यह दिल्ली का बहुत फेमस कॉलेज है जिसके ऊपर शायद मैं बोलूं तो 99% का एडमिशन बंद हो जाता है, जहां से टीना ढाबी भी आपकी पढ़ी हुई हैं। उसी का एक बहुचर्चित जो है वुमेन्स के लिए श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स है जिसको नैक द्वारा A++ ग्रेडिंग दी गई है। वहां पर अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती के अंदर उसका जब परिणाम आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का हिंदी डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी थे उनका नाम आया, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसका भी नाम आया, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज था उसका भी नाम आया। लेकिन जब ओबीसी की बात आई तो ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट था उनको बोल दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब वहां पर ओबीसी कैटेगरी पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब क्या हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ कोई ओबीसी छात्र ऐसा है ही नहीं जो इस पोस्ट के लिए लायक हो? कैसे हो सकता है? और इसी बात पे राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, इस बयान पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, यानी एनएफएस की जब हम बात करें, कुछ लोग इसे नॉट फाउंड सुटेबल बोलेंगे, कुछ लोग इसे नॉन फाउंड सुटेबल बोलेंगे, तो आप दोनों से अर्थ समझ जाइएगा। नया मनुवाद है। मनुवाद को अगर मैं समझाना चाहूं तो मनुवाद क्या है? मनुवाद वो वर्ण नीति है जो हम पुराने समय में करते थे कि सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर शूद्र आएगा, यानी वर्ण के आधार पर आपका चयन करना या वर्ण के हिसाब से शासन को या सारी चीज़ों को चलाना। तो शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ शुरू से देखने को मिली हमें कि वर्ण के हिसाब से ही हमारा चयन होता रहा है और हमें बड़े जो सवर्ण हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, ऐसे लोग ही इन पदों पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे एससी एसटी ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है।
आपके क्या विचार हैं और राहुल गांधी जी की इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण पेश करता हूं। अगर मैं यहां पर आप लोग को बताना चाहूं तो ये आप लोग के एक असिस्टेंट जीबी पंत सोशल साइंस हिस्ट्री है, उसका रिजल्ट है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी थी, जिसमें साफ साफ लिखा है नॉन फाउंड सुटेबल। उसके बाद जब हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर, उसमें फिर से ओबीसी कैटेगरी पे देखने को आपको मिल रहा है एनएफएस, और उसके बाद प्रोफेसर की पोस्ट पर भी सीधे सीधे देखने को मिल रहा है एनएफएस। आप देख रहे हैं, हम कहते हैं पहली चीज तो जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों पद आते हैं, इनमें 10 पद 5 पद, क्योंकि प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस तरीके से जैसे हम पुलिस भर्ती करते हैं। तो अगर इतने पदों में भी आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो यह बहुत सोचने वाला गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि नींव खराब है इसके हिसाब से। ये तो यही सोच के अगर आज मैं आपको यह कह दूं कि आप इस काम के लायक नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपको मैंने उस तरीके से तैयार नहीं किया, आपको मैंने उस तरीके से सहयोग नहीं किया। अगर मैं अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दूं, अगर भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था पे, जिस पर जीडीपी का 6% उन्हें खर्च करने के लिए अनुमति मिलती है, और शायद हम उतना खर्च भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम उतना खर्च करना शुरू कर दें तो जो आज आपको ये लिखना पड़ रहा है नॉन फाउंड सुटेबल, शायद ये दिन आज हमें देखना नहीं पड़ता। और अगर हम आज भी नहीं जगे, इस मुद्दे को आज भी हमने गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे ये दिन और ज्यादा भयावह होंगे। ठीक है, अभी आपके सामने और बहुत उदाहरण, और ये प्रतिक्रियाएं जो है आप लोग को ट्विटर के ऊपर देखने को मिलेंगी। क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या रोस्टर सार्वजनिक है? अब आप लोग यहां सोचोगे सर रोस्टर क्या है? तो देखो बेटा, जैसे होता है ना, हर साल वैकेंसी आती है, तो हर साल जब वैकेंसी आती है, अगर इस साल वैकेंसी नहीं भरी गई तो अगले साल क्या वो वैकेंसी जो बैकलॉग की थी वो अगले साल नई वैकेंसी के साथ आ रही है? इसका आंकड़ा क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है आपको? शायद इसका जवाब ना ही मिलेगा आपको, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि पिछली बार की जो भर्तियां थी वो कहां चली गई। अब इसी पे मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अगर ये आज व्यवस्था विश्वविद्यालयों के अंदर देखने को मिल रही है तो वो दिन दूर नहीं जब बैंक, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी का तो वाकया ही अलग है। उसमें आपको पता होगा लेटरल एंट्रीज ही चलती हैं। जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस या कहीं पर भी कोई अच्छे पद पर है तो उनको सीधे ले आकर के हम क्या करते हैं, हम किसी मिनिस्ट्री का हेड बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। क्यों? ये लेटरल एंट्री है। तो यूपीएससी के अंदर का तो खेल ही अलग है, चलो उसको मैं अलग कर देता हूं। लेकिन बैंक, एसएससी, रेलवे और अगर मैं बात करता हूं जितनी पुलिस की भर्तियां आती हैं, वो दिन दूर नहीं जब आपका रिजल्ट का पीडीएफ आएगा और आप उस पीडीएफ में 100 वैकेंसी अगर थी तो पता चला 40 पे क्या पा रहे हो, खाली एनएफएस लिखा हुआ है, और ये कह के आपको मना कर दिया जाएगा कि आप लायक नहीं थे, इसीलिए आपको नौकरी नहीं दी गई। आरक्षण अधिकार है या एहसान नहीं, ये भी कई लोग कहते हुए मिले कि आप लोग को जब ये बात पता है बहुत अच्छे से कि जो उन्हें आरक्षण, जैसे अगर ओबीसी कैटेगरी को 27% का आरक्षण मिला है तो 27% जो सीटें आ रही, क्या हर साल ओबीसी कैटेगरी की भर रही हैं? सोचने वाला मुद्दा है ये। उसके बाद और भी ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये देखो, एनएफएस कह के ओबीसी कैटेगरी को प्रोफेसर में, एनएफएस कह के एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी में, एनएफएस कह के एससी कैटेगरी, एनएफएस कह के एससी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर पे कोई चयन नहीं किया गया है यहां पर। उसके बाद अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर में एनएफएस कह के अनरिजर्व कैटेगरी पर भी। ऐसा नहीं है कि मामला केवल कुछ राज्यों का है, ये पूरे भारत भर में देखने को मिल रहा है और आंकड़े बहुत ज्यादा है। मैं और भी उदाहरण देता हूं। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर भी एक प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी जिसमें नॉन फाउंड सुटेबल कह के इसको मना कर दिया गया है। तो सेम इसी तरीके से जो आप पार्टी के हमारे सांसद हैं, इन्होंने कहा है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 38 विश्वविद्यालयों के अंदर जो वाइस चांसलर हैं वो सिर्फ सवर्ण समाज से आते हैं। यानी आप देख रहे हैं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, जिसमें से 38 के 38 जो वाइस चांसलर हैं, 38 वाइस चांसलर वो अकेले जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं।
और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर ये आ रहे हैं तो बाकी जो कैटेगरी का हम कोटा मानते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी कैटेगरी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, वो कहां जा रहा है रिजर्वेशन? और इसमें कुछ हो सकता है फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के भी आप लोग को देखने को मिले। इस बात को जो है बहुत गंभीरता से उठाया गया है संसद के अंदर। उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप लोग का अभी एक मैं बहुत हाल का वाक्य आपको दिखाता हूं। 24 दिसंबर 2025 को एक रिजल्ट आता है जेई का, यूपी की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम है, जिसमें आप लोग यहां पर देखें ध्यान से, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित एक रिक्ति के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 2 रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन अनभरी रिक्तियों को नियमानुसार अग्रनीत किए जाने, मतलब उन्हें कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, मतलब आपको सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। बताइए, ऐसा कह के मतलब आपने पूछा कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो आपको जवाब क्या दिया जा रहा है? योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले इसलिए नहीं दिया गया। यह आपके मुंह पे एक तमाचा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अयोग्य हैं, और इस तमाचे का जवाब आज आपको देना पड़ेगा और सरकार को जगाना पड़ेगा जो इस व्यवस्था को सुधारने पे काम नहीं कर रही है। चलिए, ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ओनली 4% ऑफ प्रोफेसर्स इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर ओबीसी। 4% ओबीसी कैटेगरी से आते हैं प्रोफेसर्स। अब यहां पर देखो, मैं अभी आप कहा था ना, ये आंकड़े केवल जनरल ओबीसी एससी एसटी तक नहीं, जनरल में भी देखने को मिले हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी है बस्तर की, यानी बिहार की, यहां पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी एनएफएस, ओबीसी कैटेगरी एनएफएस, एसटी कैटेगरी एनएफएस, यूआर कैटेगरी एनएफएस। तो आप लोग को ऐसे आंकड़े बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब ये आप देखते हैं, ये बहुत भयावह आंकड़ा है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी को कितना कोटा मिलता है, 27% का, लेकिन अभी कितने ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं? केवल 6.2%। एससी की बात जब मैं करता हूं तो यहां पर 15% का आपका कोटा है, जिसमें से 7.5% यानी 7.4% एससी उम्मीदवार हैं जो अभी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, और एसटी को 7.5% का कोटा मिलता है, जिसमें से 1.8% ही हैं जो अभी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं और फिजिकली चैलेंज। तो अगर आप देखो, अगर जो ये आंकड़े कम हैं, अगर इन आंकड़ों को सही से भर दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता ये जितना आंकड़ा है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा? तो इसमें गलती किसकी है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, डन है। उसके बाद आप लोग के सामने अब मैं आप लोग के सामने एक ऐसी वीडियो लाने जा रहा हूं, संजय यादव जी की, जो बिहार के सांसद हैं। इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा था, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पर प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। लेकिन क्या यहाँ बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? आरक्षित कोटे की ओबीसी आरक्षण, आपने इनकी बात को सुना? देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। अब मैं आपका ध्यान जो है इस पर केंद्रित करना चाहूंगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भारत की जनसंख्या का लगभग 55 से 60% जो है वो ओबीसी है। आपने कुछ आंकड़े देखे होंगे कि जब आप इस वक्त कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है और आप उसमें देखें तो जो ओबीसी कैटेगरी के फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी से। तो जब हर दूसरा व्यक्ति आप लोग का ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो क्या 27% आरक्षित सीटों पर हमें उम्मीदवार जो है वो लायक नहीं मिल रहा है? आपके विचार क्या हैं, जरूर बताइएगा। कोटे की 7% वैकेंसियां खाली है। क्यों खाली है, आप जवाब दीजिए। उसके बाद भी ओबीसी कैटेगरी के जो कोटे की सीटें हैं, 7% सीट आज भी खाली हैं। ठीक है, चलिए। इस बात का इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता। अगर बताइए, इन्होंने भी देखिए वही बात कही जो मैं आपसे कह रहा था कि जब देश का हर दूसरा नागरिक ही ओबीसी है तो नौकरी के लिए उन्हें काबिल व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? उसके बाद जो इन्होंने कहा उसको सुन के शायद आपको भी अजीब लगे। ओबीसी इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है, तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है? आपको इसमें
हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि अगर आपको हर दूसरा व्यक्ति जो ओबीसी है वो लायक नहीं लग रहा है तो आपने क्या कदम उठाए, आपने क्या कदम उठाए जिससे जब वो लायक नहीं था तो उसे लायक बनाया जाए और आज हमें ये कह के रिजल्ट न देना पड़े कि वो उम्मीदवार जो है वो लायक नहीं है। उस पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए और वो सीटें हर बार जब उसके लिए निकाली गई थी, उस परसेंटेज ऑफ कोटा में निकाली गई थी, तो उसको भरना चाहिए हमें। मेंशन करना चाहिए। क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? तो कुल मिला के आपने समझा, यहां पर अगर अच्छे से आप समझ पाए हो कि इन्होंने जो बातें बोली हैं ये सच में सोचने वाली हैं कि किया क्या है। अगर आप कह रहे हो कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं और लोग हमें उम्मीदवार जो हैं वो हमें लायक नहीं मिल रहा है, तो आपने लायक उम्मीदवार बनाने के लिए उसको किया क्या है। तो इसलिए आप लोग को इस पर सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा सच में बहुत गंभीर है। उसके बाद अब मैं जो आंकड़ा आपके सामने लाया हूं, सच में शायद आप इससे डर जाओगे। अभी तक तो मैं विश्वविद्यालयों की बात कर रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा था, मैं किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा था। लेकिन देश का सबसे बड़ा टेक्निकल संस्थान यानी आईआईटी, जब मैं आईआईटी की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में किसी आईआईटी का नाम आता है तो वो आता है आईआईटी दिल्ली। आपको मैं बता दूं, ये बहुत मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आईआईटी दिल्ली के अंदर कुल मिला के नंबर ऑफ फैकल्टीज मेंबर जो हैं वो 642 हैं, जिसमें से अगर मैं बताऊं तो केवल 3.1% कैंडिडेट ही या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एससी कैटेगरी के हैं। वो किसके हैं बेटा? एससी कैटेगरी के हैं, यानी 20 फैकल्टी। और एससी की जब मैं बात करता हूं तो 15% का कोटा है इनके पास रिजर्वेशन। उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स एसटी की जब मैं बात करता हूं जिसमें 7.5% है, तो उसमें से 1.2% सीटें ही केवल भरी हुई हैं, 8 शिक्षक हैं। तो अगर आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो इतनी जो सीटें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इतनी सीटें अभी खाली हैं। तो मैं यहीं पर आप लोगों से आप लोग की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जब हम बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन क्या हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में काम कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम टैंक खरीद रहे हैं, हम गोला बारूद खरीद रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, हमें चाइना पे हमला करना है। लेकिन अगर हम लोग अपनी पीढ़ी को सुधार दें तो शायद हमें ये दिन ही ना देखना पड़े कि देश को चला कौन रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी सोच भी यही चल रही है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। तो उनका थॉट क्या चल रहा है, ना पढ़ने देंगे इंडिया को, ना बढ़ने देंगे इंडिया को। ऐसी शायद सोच लेकर हम काम कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कि जो 6% जीडीपी का पैसा जब हमें मिल रहा है, 6% हम खर्च कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर। अगर हमने वो खर्च कर दिया तो शायद भारत के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल सकती है, अगर हम चाहें तो इसमें कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए? और जो आज आपने ये आंकड़े देखे हैं, इन आंकड़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही मुद्दों पर मैं आपके साथ बात कर सकूं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मेरे साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने विचार जो हैं, बहुमूल्य विचार जो हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।